हम लोग बात करेंगे कॉलेजियम सिस्टम पर। हम लोग जानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम पर भारत सरकार और भारत की सुप्रीम कोर्ट के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है और यह विवाद आजकल काफ़ी चर्चित हो गया है। उसका वजह यह है कि अभी हाल के दिनों में भारत सरकार के विधि मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र भेजकर यह मांग की है कि कॉलेजियम सिस्टम में भारत सरकार की भी भागीदारी होनी चाहिए। इसके चलते कॉलेजियम सिस्टम से संबंधित जो विवाद है वह आजकल एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। तो दरअसल हम लोग सबसे पहले यह समझें कि कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है। तो कॉलेजियम का अर्थ होता है सदस्यों का समूह। और यह समूह होता कैसा है, तो यह सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक कमेटी होती है, या कहें कि एक टीम होता है, एक ग्रुप होता है। और इस ग्रुप में होते कौन लोग हैं? इस ग्रुप में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ 4 अन्य जो सीनियर जज होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अब सवाल उठता है कि यह कॉलेजियम करता क्या है। तो यह कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के सवाल पर, उनके तबादले के मुद्दे पर और उनकी पदोन्नति के मुद्दे पर, प्रमोशन के मुद्दे पर सलाह देता है। अब है कि इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो यह जो कॉलेजियम सिस्टम है, यह इस कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ही अंततः जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति, ट्रांसफ़र और पदोन्नति कर पाता है। कैसे कर पाता है वो हम लोग आगे देखेंगे। हालांकि इस कॉलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं है। तब सवाल उठता है कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो इस सिस्टम की शुरुआत 1998 ईस्वी से होती है और शुरुआत के पीछे भी कुछ बैकग्राउंड है। और वो बैकग्राउंड की कहानी क्या है, तो वो बैकग्राउंड की कहानी है कि इसके पीछे 3 केस जुड़ा रहा है। मतलब 3 केसों की देन है अभी का हमारा कॉलेजियम सिस्टम। तो वो 3 केस कौन था? पहला केस जो था वह था एसपी गुप्ता बनाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस अन्य 1981 का मामला। दूसरा जो केस था वह था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेज भारत संघ 1993 का मामला। और तीसरा जो मामला था कि तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई सलाह। हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 इस प्रकार का प्रावधान है जिसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो इन्हीं तीनों केसों की सुनवाई के बाद जो कुछ निष्कर्ष निकला, उसी निष्कर्ष के आधार पर कॉलेजियम सिस्टम की पैदाइश हो जाती है। अब है कि यह जो कॉलेजियम सिस्टम की पैदाइश होती है और जिसको सुप्रीम कोर्ट अपना लेता है, उसके पीछे दरअसल सुप्रीम कोर्ट की समझ क्या है, या यह कहें कि सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता क्या है। तो इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसीलिए हम कॉलेजियम सिस्टम को अपना रहे हैं। उनका तर्क है कि चूंकि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को शुद्ध रूप से स्वतंत्र रखने का प्रावधान रहा है या कंसेप्ट रहा है, हमारे संविधान निर्माताओं की यह सोच थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचा के रखना चाहिए। इसलिए कार्यपालिका के हस्तक्षेप से न्यायपालिका को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से हमने कॉलेजियम सिस्टम को अपनाया है। और वह इस संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 का जो है उदाहरण देते हैं और उसी से निष्कर्ष निकाल करके कॉलेजियम सिस्टम को सही ठहराते हैं। अब है कि अगर कुल मिलाकर के कहें संक्षेप में, तो यह कॉलेजियम सिस्टम क्या है, तो
तो कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा प्रणाली है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा न्यायाधीशों के द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। मतलब जज ही जजों की नियुक्ति करता है, ट्रांसफर करता है और पदोन्नति करता है। संक्षेप में हम लोग ये समझें। अब है कि कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट यह काम कैसे करता है। तो कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का जो मेरिट होता है, जो गुण कौशल होता है, उसका मूल्यांकन करने के बाद कॉलेजियम जो है वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब है कि इसके लिए प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया है कि कॉलेजियम किसी भी व्यक्ति के मेरिट के आधार पर उसका मूल्यांकन कर लेता है और मूल्यांकन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उसकी नियुक्ति के लिए सिफारिश करता है, नाम तय करता है। अब वो नाम तय करके भेज देता है भारत सरकार के पास, और जब भारत सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट अपने कॉलेजियम के द्वारा तय किए गए नामों को भेज देता है, तब वहां पर से भारत सरकार की भूमिका शुरू होती है। कहने का मतलब कि जजों की नियुक्ति के मामले में शुरुआत में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। शुरुआती काम जो है सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम करता है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जजों का नाम तय करके भेज देता है भारत सरकार के पास, और तब भारत सरकार की भूमिका वहां से शुरू होती है। और भारत सरकार यहां पर दो काम तब कर सकती है। पहला काम तो वो ये कर सकती है कि अगर उस नामों में से किसी भी नाम पर उसे आपत्ति है या सारे ही नामों पर आपत्ति है, तो वह सवाल उठा सकता है, सुप्रीम कोर्ट को कह सकता है कि आपने ये नाम क्यों और कैसे तय किया। तो मतलब वो आपत्ति उठा करके सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकता है कि आपने ये नाम तय किया, हम इससे सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरा काम वो ये कर सकता है कि वो स्पष्टीकरण जो है सो मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि आप स्पष्ट कीजिए कि आपने इस तरह का नाम क्यों तय किया है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फिर उन्हीं नामों को तय करके भारत सरकार के पास भेज दिया, तब क्या होगा। तो कहता है कॉलेजियम सिस्टम का प्रावधान कि अगर कॉलेजियम ने भारत सरकार की आपत्ति या स्पष्टीकरण का जवाब देने के साथ दोबारा अपने द्वारा तय किए गए पहले नामों को ही उसके पास भेज दिया, तब भारत सरकार के पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है उसे स्वीकारने के अलावा। मतलब क्या है कि दोबारा अगर कॉलेजियम सिस्टम ने उन्हीं नामों को तय करके भारत सरकार के पास भेज दिया, तो भारत सरकार उन नामों को मानने के लिए बाध्य हो जाती है, और इस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाता है। अब सवाल उठता है कि हमारे संविधान में प्रावधान क्या है। दरअसल पहले हम लोगों ने जैसो देखा कि कॉलेजियम सिस्टम का भारतीय संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। यह तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की जो भावना है कि न्यायपालिका को सरकारी हस्तक्षेप से बचा के रखना है, उस भावना के अंतर्गत उसने कॉलेजियम सिस्टम को ईजाद किया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में हमारे संविधान में क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजन है, तो इस संबंध में भारतीय संविधान का दो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 124 का 49 भाग 2। यह कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। और दूसरा जो अनुच्छेद है वह है 217। वह कहता है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। मतलब अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के सवाल पर बात करता है और कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। और अनुच्छेद 217 जो है वह हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, जिसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा।
अब है कि अगर इसमें देखें कि यह नियुक्ति होती कैसे है, तो इसमें हमारे संविधान में प्रावधान है कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो उस हालत में राष्ट्रपति क्या करेगा, कैसे नियुक्त करेगा। तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करेगा, लेकिन वह ऐसा करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से, जिससे वह सलाह लेना आवश्यक समझे, पहले सलाह ले लेगा और तब जाकर के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। और इसी तरह का प्रावधान अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में है। अन्य न्यायाधीश, और जब एक बार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है, तब जब सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की बारी आएगी, तब उस हालत में भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह जरूर लेगा। तो ये प्रावधान है हमारा संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है वह अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 से जो निष्कर्ष निकलता है, उसी निष्कर्ष के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को इजाद किया या उसको सामने लाया है। अब हम लोग देखेंगे कि दरअसल विवाद क्यों और कैसे होना शुरू हो। दरअसल होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जिस तरह से नियुक्ति होती रही, उसके चलते बहुत पहले से हमारे न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर सवाल उठता रहा और जो है सुप्रीम कोर्ट पर यह आरोप लगता रहा कि इसमें भाई भतीजावाद होता है। इसके चलते सबसे पहले इस संबंध में जो कदम उठाया गया वह 1987 में उठाया गया। 1987 में जो हमारे देश का राष्ट्रीय विधि आयोग है, कानून आयोग है, उसने सलाह दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होना चाहिए। और उसके बाद जब 1990 आया तो 1990 में जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, कहने का मतलब NJAC की स्थापना के लिए संसद में एक संविधान संशोधन भी लाया था। लेकिन हम जानते हैं कि VP सिंह की सरकार बहुत जल्द जो है गिर गई, उसके चलते यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया फिर आगे नहीं बढ़ सकी। वो जब आया तब उस समय जो है आपको संविधान समीक्षा आयोग के जो चेयरमैन थे MN वेंकटचलैया, उन्होंने भी इस ढंग का सलाह दिया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए। उसके बाद से ये मामला चला आ रहा था, मतलब विवाद जो है चल रहा था। अब उसके बाद होता क्या है कि जब में जो है आपको NDA की सरकार भारत में बनी, कहने का मतलब भाजपा के नेतृत्व में जो भारत सरकार की स्थापना हुई या गठन हुआ, उसने क्या किया कि जो है आपको कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, कहने का मतलब NJAC का गठन कर दिया। और इस तरह से कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो जाता है और जजों की नियुक्ति के लिए एक आयोग का गठन हो जाता है जिसका नाम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मतलब NJAC होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के इस कदम को सही नहीं ठहराया और लगभग 1 साल के बाद ही 16 अक्टूबर वर्ष 2015 जब आता है, तब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को गलत ठहराते हुए कहा कि यह असंवैधानिक है, इसलिए हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। कहने का मतलब कि वर्ष 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया,
तब उसके चलते फिर से जो है पहले से जो चली आ रही थी, मतलब 1998 से जो चली आ रही थी कॉलेजियम सिस्टम, वही फिर से चलने लगा। मतलब क्या कि अब जो है फिर से जजों के द्वारा ही जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल पड़ी। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना क्यों होती है। तो कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना का पहला कारण जो है वो है कि इसके द्वारा जजों की नियुक्ति के मामले में काफ़ी विलंब होता है। विलंब होने का वजह क्या है कि अगर जो है भारत सरकार एक बार कॉलेजियम के द्वारा तय किए गए नामों से सहमत नहीं है और वह आपत्ति या स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट से मांग देती है उस सवाल पर, और सुप्रीम कोर्ट जब दोबारा उन्हीं नामों को तय करके भारत सरकार के पास भेज देती है, तो हम जानते हैं कि भारत सरकार उस नाम को मानने के लिए बाध्य है। लेकिन यह कहीं प्रावधान नहीं है कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉलेजियम के द्वारा भेजे गए दोबारा इन नामों को कितने दिनों में स्वीकार करेगी या कितने सालों में एक्सेप्ट कर सकती है, इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसके चलते होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के माध्यम से जिन नामों को भेजती है भारत सरकार के पास, उन नामों को भारत सरकार स्वीकार नहीं करके चुपचाप बैठ जाती है। अब उसका नतीजा क्या होता है कि जजों की नियुक्ति पेंडिंग में पड़ा रहता है। 2-2 साल तक न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो पाती है। उसके चलते सुप्रीम कोर्ट से लेकर के विभिन्न हाई कोर्टों में जजों की नियुक्ति नहीं हो पाती है। नतीजा है कि पेंडिंग केसों का भरमार इन कोर्टों में जो है लगता जाता है। दूसरा जो इसका आलोचना का कारण बनता है कि कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जो जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर और प्रमोशन होता है उसमें पारदर्शिता का अभाव है। मतलब क्या है कि जैसे किसी जज का किस आधार पर जो है नाम तय हुआ है नियुक्ति के लिए या प्रमोशन के लिए, इसके संबंध में कोई पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर भाई भतीजावाद पनपता है, नेपोटिज्म होता है। कहने का मतलब कि जज का बेटा ही जज बन पाता है। तीसरा जो आलोचना इसका होता है कि भाई पहले से ही जो है उच्च वर्णीय समाज के लोग जो है न्यायाधीश बनते आ रहे हैं, खानदानी उनका ये पेशा होता रहा है। तो इसका नतीजा क्या होता है कॉलेजियम का कि वंचित समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं पहुंच पाते हैं जज के रूप में। कहने का मतलब क्या कि पिछड़े और जो है सो SC ST का जो है हकमारी होता है, उनकी योग्यता का इस सिस्टम के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके चलते उस समाज के लोग इन जैसो न्यायालयों में जज नहीं बन पाते। चौथा जो आलोचना हो रहा है, जो कि अभी का महत्वपूर्ण कारण बनता है, माना यह जाता है देश में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिनके माध्यम से यह माना जाए, जिनके बीच यह मान्यता है कि वर्तमान भारत सरकार जो है हर एक संस्थाओं को अपनी मनमर्जी के मुताबिक चलाना चाहती है। इसके चलते राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का गठन करना चाहती है और उसके माध्यम से अपनी समझ या अपनी मानसिकता के लोगों को ही जज बनाना चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, इसके माध्यम से अगर जजों की नियुक्ति होने लगेगी तो इसमें भारत सरकार का हस्तक्षेप होना शुरू हो जाएगा न्यायालय में, और जब सरकार का हस्तक्षेप होगा न्यायालय में, तब न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से सुरक्षित रह जाएगी। सरकार अपनी मर्जी और अपने ही जैसो विचार के लोगों को यहां पर जज के रूप में नियुक्त करेगी, और वैसा जज जब आएगा तो वह जो है पक्षपात पूर्ण रवैये से भारत सरकार के पक्ष में फैसला देगी। तो इसका नतीजा होगा कि हमारे देश में न्याय की हत्या हो जाएगी, न्याय का हनन होगा। ये जो है सो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और सुप्रीम कोर्ट के इस तर्क से जो लोग सहमत हैं उनका ये कहना है कि यह सरकार का अनुचित हस्तक्षेप है राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग के माध्यम से जजों की नियुक्ति का सवाल उठाना।
सब कुछ के बावजूद अगर हम लोग कहें तो ये हमारे देश में, चूँकि कहा जाता है कि हमारा जो देश है वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका, मतलब क्या कि कोर्ट और सरकार के बीच अगर विवाद होता है और यह विवाद बढ़ता जाता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा, और जितना जल्द हो इस विवाद का अंत होना चाहिए। और इसके लिए भारत सरकार को भी सही जो है सो आपको रास्ता अपनाना होगा, और सुप्रीम कोर्ट को भी विवाद के समाधान का कोई संभावना तलाशना होगा ताकि इन विवादों का अंत हो जाए। धन्यवाद।